Hello students, today we'll discuss about foundations of perioperative patient care standards. Perioperative patient care तो उसके फाउंडेशंस क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द पेशेंट, कि पेशेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जब भी पेशेंट एडमिट होता है किसी फैसिलिटी में, किसी हॉस्पिटल में, तो उसे वहाँ पे रिस्ट बैंड दिया जाता है उसके ऊपर किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो उससे पहले जब वो एडमिट होता है तो उसके लिए उसे दिया जाता है एक रिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ, नाम जो होता है वो लिखा जाता है, और आईपी नंबर, इन पेशेंट नंबर। जब भी आप ये रिस्ट बैंड वहाँ पे लगाओगे तो उस टाइम क्या ख्याल रखना होता है कि ये रिस्ट बैंड जो है उस साइड पे लोकेट नहीं होना चाहिए, या ये सर्जिकल साइट के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगर ये सर्जिकल साइट उस साइड पे आ रही है, वो साइट सर्जिकल साइट है जहाँ पे रिस्ट बैंड लगाना है, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, और ये सर्जिकल साइट के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए। पेशेंट को आप बोलोगे अपना नाम बोलो, डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग, तो ताकि आप प्रॉपरली उसको एक्यूरेटली वेरीफाई कर सकोगे बाद में और डॉक्यूमेंट कर पाओगे। ये जो वेरीफाई आइडेंटिफाई पेशेंट आपको करना है, तो आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करोगे, सर्कुलेटिंग नर्स या एनेस्थीसिया प्रोवाइडर जो होता है वो रिस्ट बैंड चेक करते हैं, वो रिस्ट बैंड चेक करते हैं पेशेंट का, और वही वो कंपेयर करते हैं पेशेंट चार्ट के साथ, पेशेंट चार्ट जो होता है उसके साथ, या पेशेंट फाइल जो होती है उसके साथ, और सर्जिकल शेड्यूल जो होता है तो उसके साथ वो कंपेयर करते हैं कि ये सेम पेशेंट है या नहीं है। तो सर्जन जो होता है उसको पेशेंट को देखना चाहिए एनेस्थीसिया देने से पहले, उसको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सेम पेशेंट है या नहीं है। तो ये इसमें क्या, ये पेशेंट सेफ्टी गोल्स में आता है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। एक पार्ट होता है पेशेंट सेफ्टी गोल्स जो होते हैं, उसका एक पार्ट होता है पेशेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइंग द पेशेंट। दूसरा होता है आइडेंटिफाइंग द सर्जिकल साइट को आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर सर्जिकल साइट। आप क्या करोगे, ये यूनिवर्सल मेथड्स की अगर आप बात करोगे जिसमें आप सर्जिकल साइट वेरीफाई कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको पेशेंट को पूछना होता है कि आप डिस्क्राइब करो कि वो सर्जरी के बारे में, प्लानड सर्जरी के बारे में क्या जानता है, और जो प्रोसीजर है वो किस साइड से, बॉडी की किस साइड से है। और पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप पॉइंट आउट करो सर्जिकल साइट, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि सर्जिकल साइट किस साइड से, राइट और लेफ्ट और कहाँ पे। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप उसको पॉइंट आउट करो, सर्जिकल साइट को पॉइंट आउट करो। जॉइंट कमीशन जो है, तो जॉइंट कमीशन ने कुछ फैक्टर्स जो हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जॉइंट कमीशन ने कुछ फैक्टर्स डिस्क्राइब किए हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट या रॉन्ग प्रोसीजर के लिए। जिसमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में सबसे पहले इमरजेंसीज, फिजिकल डिफॉर्मिटी, मल्टीपल सर्जन्स एक ही पेशेंट, तो उसमें ये हो सकता है रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, या रॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है। मल्टीपल प्रोसीजर्स है तो उससे हो सकता है अनमार्क्ड पेशेंट प्रॉपरली मार्केड नहीं है, अनवेरिफाइड पेशेंट्स, नो चेकलिस्ट, नो असेसमेंट, स्टाफिंग इश्यूज, डिसहार्मनी अमंग स्टाफ मेंबर्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइट और रॉन्ग प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेप जो है पेरिऑपरेटिव पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स में, तो वो है प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्रॉपर्टी। पेशेंट की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर आप कुछ वेलेबल प्रॉपर्टी पेशेंट की रिमूव कर रहे हो ओटी के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो लूज नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हम पेशेंट को परमिट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया देना है तो पेशेंट को हम कुछ आइटम्स परमिट कर सकते हैं ओटी के अंदर, जैसे कि डेंचर्स, आई प्रोस्थेसिस, आई ग्लासेस, हियरिंग एड्स या रिलीजियस मेडल्स, जो कि हम बाद में, लेकिन ये चीज़ अगर आप परमिट कर रहे हो या पेशेंट के साथ है ओटी के अंदर, आपको ये चीज़ एनेस्थीसिया प्रोवाइडर और सर्जन को बोलना चाहिए कि पेशेंट को ये चीज़ लगा के है,
और ज्वेलरी जितनी भी होती है वो रिमूव करनी चाहिए। अगर ये आइटम्स आपने बोला कि एनेस्थीसिया प्रोवाइडर के साथ शेयर किया, उसको बोला, तो ये आइटम्स आपको डॉक्यूमेंट करने चाहिए पेशेंट चार्ट पे आपको ये डॉक्यूमेंट करने चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द पेशेंट को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि पेशेंट को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चर पे होगा या ओटी टेबल पे होगा। इससे क्या होता है, पेशेंट नीचे गिर सकता है तो उसे इंजरी हो सकती है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। पेशेंट को कभी भी अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए। साइड रेल्स जो कि स्ट्रक्चर के होते हैं उनको लगाना चाहिए, या सेफ्टी स्ट्रेप्स जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे वो पेशेंट अडल्ट होगा या चिल्ड्रन होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। और पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में, इंट्रा ऑपरेटिव एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करना चाहिए। पेशेंट को अनअटेंडेड कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए ओटी के अंदर। नेक्स्ट जो है दैट इज पोजिशनिंग द पेशेंट। जब भी आप पेशेंट को पोजीशन करोगे तो उस टाइम आपको ख्याल रखना होता है, पेशेंट को आप मूव कर रहे हो, पेशेंट की बॉडी का ख्याल रखना होता है कि कहीं पे इंजरी मत हो रही है। चाहे आप स्ट्रेचर से टेबल तक या टेबल से स्ट्रेचर पे मूव कर रहे हो पेशेंट को, या टेबल के ऊपर सर्जिकल पोजीशन दे रहे हो, तो उस टाइम आपको ख्याल रखना होता है सबसे पहले जो सर्जिकल साइट है उसको आप प्रॉपरली एडुकेटली एक्सपोज करोगे, और साथ साथ कोई भी बॉडी का कोई भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एनेस्थीसिया प्रोवाइडर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि पेशेंट के लिए ये पोजीशन सेफ है या नहीं है। उसकी जो रिकमेंडेशन गाइडेंस जो होती है वो मस्ट होती है, उसके बगैर हम पेशेंट को पोजीशन नहीं दे सकते हैं। एसेप्टिक और स्टेराइल टेक्निक्स नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करने चाहिए, इनमें ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो पेरी ऑपरेटिव पेशेंट की टीम जो होता है, ऑपरेटिंग टीम जो होता है, उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको प्रॉपरली पता होनी चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक एंड स्टेराइल टेक्निक, और प्रोसीजर्स कि कैसे एस्टैब्लिश हम करेंगे एसेप्टिक टेक्निक और स्टेराइल या डिसइंफेक्शन, तो वो फॉलो करने चाहिए। क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव सीरियस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कभी कभार पेशेंट के लिए। तो एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी चाहिए, स्टेराइल टेक्निक्स मेंटेन करनी चाहिए, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो जाएंगे, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट काउंट्स जो होते हैं उसके लिए अकाउंटेबल होता है सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब पर्सन। वो क्या करेंगे, जितने भी स्पंज होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प्स या स्पंज या और कोई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो उनको काउंट करेंगे बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर एवरी सर्जिकल प्रोसीजर खत्म होने के बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स को वो काउंट करेंगे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि लेजीनेस इसमें नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि दिस इंसिजन इज टू स्मॉल टू लूज एनीथिंग, ये इंसिजन जो है ये बहुत छोटा है कि इसमें हम कुछ खो सकेंगे, तो वो चीज़ कभी भी नहीं कहना चाहिए। पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर कोई आइटम रह गया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बाद में सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सीरियस इशू हो सकता है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको मिस हो रहा है तो आपको फिर से काउंट करना चाहिए। तो काउंट जब भी आप करोगे सर्कुलेटिंग नर्स को ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए फाइनल काउंट के बाद कि फाइनल काउंट करेक्ट था या इनकरेक्ट था। अगर कुछ इनकरेक्ट काउंट आ गए तो उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरे किया या नहीं किया, ताकि हम जो आइटम मिसिंग था उसको ढूंढने में हमने एक्सरे किया या नहीं किया। अगर एक्सरे किया तो रेडियोलॉजिस्ट का नाम क्या था, और एक्सरे करने के बाद हमें वो आइटम मिला या नहीं मिला, तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यूजिंग इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे उनको अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर जो होता है उनकी रिकमेंडेशन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यूज़ करना चाहिए, और टेस्ट भी करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या लेज़र इक्विपमेंट्स, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कि कहीं पे इनमें डिफेक्ट मत है, डैमेज्ड मत है। और डैमेज्ड या फॉल्टी इक्विपमेंट जो होते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है। और जो पर्सन इन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहा होगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, एडुकेट ट्रेनिंग होनी चाहिए इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बारे में कि कैसे पेशेंट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करने, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्किन इंजरी प्रिवेंट करना, जो कि
इन्हीं इक्विपमेंट से हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या केमिकल एजेंट से या शार्प ऑब्जेक्ट से या प्रेशर से हो सकती है, प्रेशर पॉइंट से हो सकती है। उसका ख्याल रखना होता है कि पेशेंट को कहीं पे इंजरी मत होगी, बर्न इंजरी मत हो सकती है, या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट उसकी वजह से बर्न हो सकती है, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। फ्लेमेबल सॉल्यूशंस जो कि होता है वो पेशेंट, अल्कोहल जैसे पेशेंट की बॉडी के नीचे पूल मत हो गए, उससे फायर लगने के चांस होते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और जब भी आप कोई भी ड्रग दे दोगे पेशेंट को, कोई भी सोल्यूशन दे दोगे जैसे कि एंटीबायोटिक या लोकल एनेस्थेटिक, तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। पेरी ऑपरेटिव नोट जो होता है उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे वो सर्कुलेटिंग नर्स होगी या सर्जन, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। और ड्रग जो होता है वो चेक किया जाता है, रजिस्टर्ड नर्स उस किससे पहले जब आप इंजेक्ट उसको करोगे या स्क्रब पर्सन को पास करोगे। एक स्टेराइल मेडिकेशन कप चाहिए और सिरिंजेस चाहिए जो कि क्लियरली लेबल्ड होने चाहिए, ताकि ड्यूरिंग यूज स्क्रब पर्सन को टेबल के ऊपर एक दो ड्रग्स हो सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये ड्रग्स प्रॉपरली मार्केड होने चाहिए कि ये कौन सा ड्रग है और कंसंट्रेशन क्या है। और स्क्रब पर्सन जब भी सर्जन को कोई भी ड्रग पास करेगा, चाहे एंटीबायोटिक या लोकल एनेस्थेटिक, उसको लाउडली उसका नाम कहना चाहिए, नाम उसका जो है वो रिपीट करना चाहिए सर्जन को जब वो पास करेगा। स्क्रब पर्सन क्या करेगा, वो डायरेक्टली वाइल से वो नहीं निकालेगा, सर्कुलेटर नर्स के हाथ में वाइल रखेगा और ड्रग लोड करेगा, बल्कि क्या करेगा, सर्कुलेटिंग नर्स जो है उससे सर्कुलेटिंग नर्स को इंजरी हो सकती है। तो ड्रग जो होता है वो सिरिंज में पहले सर्कुलेटिंग नर्स को लेना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एक जो मेडिसिन कप होता है उसमें डालना चाहिए सिरिंज के थ्रू, लेकिन सिरिंज की जो नीडल होती है वो रिमूव करनी चाहिए। और इसमें 7 पॉइंट जो होते हैं, 7 राइट्स जो होते हैं वो कंसीडर करने चाहिए जब भी आप कोई भी ड्रग मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे, पेशेंट को दे दोगे। जिसमें सबसे पहले राइट पेशेंट की, ये राइट पेशेंट है, राइट ड्रग है, सही पेशेंट के लिए, और राइट डोज, सही डोज जो कि इस पेशेंट के लिए देना है, राइट रीज़न, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है पेशेंट केयर में वो है मॉनिटरिंग द पेशेंट, पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स या एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट की कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, उनको मॉनिटर करना, चाहे पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में होगा या जनरल एनेस्थीसिया में या कॉन्शियस सेडेशन में, तो उस चीज़ का ख्याल रखना होता है, उसको मॉनिटर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको मॉनिटर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो पेशेंट मॉनिटरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और प्रिपेयरिंग स्पाइसमेंट्स, अगर आपने कोई स्पाइसमेन, कोई बायोप्सी ली है, उसको प्रॉपरली मार्क करना चाहिए, उसको लेबल करना चाहिए किस पेशेंट की है और किस साइड की है और कौन सी। अगर कोई बायोप्सी, कोई टिश्यू जो कि ऑब्जेक्टिव आपने रिमूव किया, तो उससे क्या हो जाए, उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम भेजते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। अगर ये लॉस हो गया, कहीं पे घूम गया, तो उसके लिए आपको दूसरा प्रोसीजर करना है, फिर से पेशेंट से बायोप्सी लेनी है। या इनकरेक्ट लेबल किया आपने, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, डायग्नोसिस जो है मिस्टेकन हो सकती है, रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब भी आप स्पाइस में कोई बायोप्सी ले लोगे, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉपरली लेबल करना चाहिए ये किस साइड की है और कहाँ से ली हमने, तो वो चीज़ प्रॉपरली उस पर मेंशन करना चाहिए, ताकि डायग्नोसिस में कोई कॉम्प्लिकेशन या मिस डायग्नोसिस ना हो, मिस्टेकन डायग्नोसिस ना हो, उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये है पेशेंट केयर, कुछ पॉइंट्स पेशेंट केयर में, पेरी ऑपरेटिव एनवायरनमेंट में हम कैसे पेशेंट को केयर करते हैं। तो फाउंडेशंस ऑफ पेरी ऑपरेटिव पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स में ये कुछ पॉइंट्स है, जिसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द पेशेंट, आइडेंटिफाइंग द साइट आइडेंटिफाई करना, या उसके बाद पेशेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्ट करना, पेशेंट ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग द पेशेंट, पोजिशनिंग द पेशेंट, एसेप्टिक एंड स्टेराइल टेक्निक्स मेंटेन करना, एक्यूरेट काउंट्स, अकाउंटेबिलिटी, काउंट्स करना, इक्विपमेंट्स प्रॉपरली यूज़ करना, स्किन इंजरी प्रिवेंट करना, एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, मॉनिटरिंग पेशेंट, प्रिपेयरिंग स्पाइसमेन, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स में। सो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।
very much.